Namaste and good evening to everyone. This is my first lecture and video on Indian Contract Act 1872. तो पहली बात तो हमें जानना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड पहले से बना था कि कहीं से डिराइव्ड किया हुआ है। तो वो तो धीरे धीरे हमको पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं से डिराइव था या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले से बना था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये इन इटसेल्फ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन मर्केंटाइल लॉ। पूरा बिजनेस एंड ट्रेड, ये जो कॉमर्शियल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, इसका बैकबोन कॉन्ट्रैक्ट है। हम लोग एवरीडे, हर रोज़ किसी ना किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, चाहे वो ट्रैवल बाय बस या फिर ट्रेन, और सेल ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ ग्रोसरीज, और फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो जैसे पहले ही मैंने बताई कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में से द फील्ड इन विच द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इज द कॉमर्शियल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सब्सटेंटिव लॉ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एक प्रोसेस हमें फॉलो करना है। तो छोटा सा एक प्रोसेस है जो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले फॉलो किया जाता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक्ट है। तो एक्ट हमारे हर जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी में ये एक्ट कौन से नंबर क्या है इस एक्ट का पूछा जाता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्ट नंबर 9 है ऑफ 1872। ये एक्सटेंड है टू द होल ऑफ इंडिया एज इट इज इन रिटेन इन सेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड धीरे धीरे इसकी तो बहुत सारी सेक्शंस हैं। टोटल इसकी सेक्शंस अभी 238 है। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे कॉलेज में पढ़ चुके हैं। वो फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर में हमारा क्लास होता था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट और एक है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में चैप्टर 1 to 6 आता है, जिसमें चैप्टर 7 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और चैप्टर 11 जो पार्टनरशिप के बारे में डील करता है उसको रिपील किया गया है और एक अलग एक्ट बनाया गया है। अब वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सुन के ही हमें पता चले कि इसका सर्विस और इसका पर्पस कुछ स्पेशल है। एक पर्पस है इसका, जैसे कि इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इन सब में एक एक पर्पस है। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 8 to चैप्टर 10 है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहली बात, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि, और हम ये भी बता सकते हैं कि कुछ खासियत है। जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोडिफाइड और सब्सटेंटिव, तो कोडिफाइड एंड सब्सटेंटिव दोनों ही है। इलस्ट्रेटिव लॉ है, क्योंकि हमें जब हम बियर एक्ट खोलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं। थर्ड, ये ब्रीच ऑफ बिजनेस लॉ है। फिफ्थ, क्रिएट्स राइट इन पर्सनल। मतलब क्या है इसका, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हम किसी एक जन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए और एक पार्टी को चाहिए। मिनिमम 2 parties are required to make a contract.
तो अब जब पार्टी है तो राइट भी अगर इन्फ्रिंज्ड होगा, ब्रीच होगा, तो इस पार्टी का ही होगा, तो क्रिएट्स राइट इन पर्सना। और एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन इटसेल्फ इज नॉट एग्जॉस्टिव लॉ। मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते तो हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए हम ऐसे बहुत सारे दूसरे एक्ट हैं जिसकी सहायता हम लेते हैं, जो हमें मदद करती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए। जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का हेल्प लेते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का हेल्प लेते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट आया कहाँ से है। तो ये एक डिराइव्ड वर्ड है जिसको हम डिराइव्ड किए हैं द वर्ड कॉन्ट्रैक्टर, फ्रॉम द वर्ड कॉन्ट्रैक्टर। अब सभी एक्ट का एक एनफोर्समेंट डेट है और एक इनैक्टमेंट डेट है। उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी एनफोर्समेंट डेट है, इनैक्टमेंट डेट है। तो इनैक्टमेंट डेट क्या है? 25 अप्रैल 1872 और एनफोर्समेंट डेट क्या है? 1 सितंबर 1872। तो टोटल इसमें 11 चैप्टर्स है। अब हम जानेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने से पहले उसको कौन कौन से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। मतलब वो प्रोसेस क्या है कि हम डायरेक्ट क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाते। हम हर रोज़ मानो कि जैसे हम किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं कि हम आज आउटिंग के लिए जाएंगे, वहाँ पे चाय कॉफ़ी पियेंगे, कुछ स्नैक्स वगैरह भी खा सकते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। मानो मैं मेरी सहेली को बताई ये बात, फिर घर आई, मूड नहीं था, फिर उसको फ़ोन करके बता दी कि आज नहीं जाऊंगी। तो मेरी सहेली मेरी कही हुई बात पे कोर्ट नहीं जा सकती कि हाँ ऐसा तो बताया था मेरी फ्रेंड ने कि आज वो जाएगी मेरे साथ कॉफ़ी पीने, फिर स्नैक्स खाएगी, तो फिर आज वो आई नहीं। इस कारण के लिए हम कोर्ट में जाके ये नहीं बता सकते कि मेरी सहेली ने मेरे साथ ब्रीच किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? और एक एग्जाम्पल क्या है, मानो इलस्ट्रेशंस मैं दे रही हूँ। मानो मुझे किसी का घर बहुत अच्छा लगा और मुझे ये भी सुनने में आया कि वो घर वो बेचना चाहता है। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे अगर काश वो मिल जाता तो अच्छा होता, मैं भी खरीद लेती। तो मेरे पास अभी उतना पैसा है नहीं कि मैं मकान खरीद सकूं, बट स्टिल, तो अब मैं अगर वो बात मेरे मन में ही रख दी कि मुझे वो घर खरीदना है, जो बेचना चाहता है उस तक मैंने ये बात पहुंचाई ही नहीं, तो उसको पता कैसे चलेगा कि मैं मतलब मुझ में इच्छा है कि उसका घर मैं खरीदूं। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, वो है एक ऑफर रखना पड़ेगा। तो जैसे पहले से ही हमको ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पार्टी की ज़रूरी होती है, 2 पार्टी की। मिनिमम 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले मुझे ऑफर रखना पड़ेगा दूसरी पार्टी से के सामने कि हाँ ये मेरा ऑफर है। अच्छा ठीक है, मैंने ऑफर रख दिया, उसने सुन लिया। अब उसने सुनने के बाद मेरी ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ऑफर रखने के बाद और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनता है? बनता है प्रॉमिस। ठीक है, अब वादे तो हमने छोटे से बड़े से कई सारे किए हैं, तो मैं उन सारी प्रॉमिसेस की बात तो कर नहीं रही हूँ।
क्योंकि वो प्रॉमिस अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरी दोस्त को प्रॉमिस की कि चलो आज शाम को मैं तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने के लिए जाऊंगी, या फिर अगले हफ्ते ना मैं तुमको इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाने के लिए जाऊंगी। मैंने उसके सामने ऑफ़र रखी, वो बोली हाँ हाँ ठीक है आ जाना, थोड़ा सा हेल्प कर देना, मेरी भी हो जाएगी, तो तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा। तो ये मैंने ऑफ़र रख दी, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रॉमिस बन गया। अब इस प्रॉमिस के ऊपर मेरी फ्रेंड कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकती कि उसने मेरे साथ ब्रीच किया है, उसने तो प्रॉमिस किया था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? कॉन्ट्रैक्ट तो ये हो गया, ऑफ़र भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? ये ऑफ़र एक्सेप्टेंस होने के बाद ये प्रॉमिस हुआ। अब प्रॉमिस के बाद क्या हुआ? आजकल दुनिया में कोई भी अगर कुछ भी करता है बदले में तो कुछ ना कुछ उसको मिलता है। हाँ, अब जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं तो उसको महीने में एक तनख्वाह मिलता है, इन रिटर्न वो मिलता है क्योंकि वो पढ़ा रहा है। कोई ट्यूशन पढ़ाता है, फीस नहीं लेता है, तो वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता है कि नहीं मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं करूँगी, इट्स माई हॉबी। तो प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? प्रतिफल। मतलब जो कंसिडरेशन हमारा मेंशन किया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें लिखा क्या है? कंसिडरेशन मीन्स इन लैटिन इट्स समथिंग गिवन इन समथिंग रिटर्न, इन लैटिन इट्स क्विड प्रो क्यू। तो when a party to an agreement promises to do something, he must get something in return. तो मैं अगर कुछ करूँगी तो मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए, तो ये समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, टू गेट समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, यही है कंसिडरेशन। तो पहले ऑफर हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हुआ, फिर दोनों मिला के प्रॉमिस बनाया, फिर प्रॉमिस पे चढ़ा कंसिडरेशन, फिर कंसिडरेशन चढ़ने के बाद हमारा आया एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या हुआ? ये चारों स्टेज पार करके हमारा बना एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट बनने तक भी ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको लीगली एनफोर्स्ड कराना पड़ेगा। अब ये लीगली एनफोर्स्ड का न्यू टर्म, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी लॉ कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो लॉ कॉलेज में पढ़ रही हूँ इसका मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी क्लास 12 पास कर चुकी हूँ, या फिर मानो लॉ कॉलेज की एंट्रेंस पास कर चुकी हूँ। तो लॉ कॉलेज की एंट्रेंस पास करने के लिए मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं ऑनलाइन सबमिशन। तो उसका मतलब क्या है? मैंने क्लास 12 पास की हूँ, मैंने क्लास 10 पास की हूँ, तो ये क्लास 10, 11, 12 ये जो पास करना है यही है लीगल एनफोर्सेबिलिटी। क्योंकि अगर मैं इन सारी क्लास में अगर फेल कर जाती तो मैं कॉलेज तक नहीं पहुंचती। कॉलेज तक पहुंचने के लिए मुझे इन सारी क्लास में पास होना मेरा ज़रूरी है। तो दिस इज़ लीगल एनफोर्सेबिलिटी। अब लीगल एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है? तब तक हम कोर्ट में जाके हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट को नहीं दिखा सकती जब तक इस एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी ऐड ना हो जाए। जब एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी ऐड हो जाएगा तब हमारा बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, और हम कोर्ट में जाके उसके एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट से हम लोग अपने राय मांग सकते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये ब्रीच हुआ है, तो मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट ही बन के रह गया तो आई कांट गो टू द कोर्ट। तो टोटल कितनी सारी स्टेजेस हमने पढ़े? एक है ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर दोनों मिला के प्रॉमिस, फिर प्रॉमिस में ऐड हुआ कंसिडरेशन,
फिर कंसिडरेशन ऐड होने के बाद बना एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी ऐड होके बना हमारा कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 हमारे बहुत सारे डेफिनेशंस बताता है, उसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं, तो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि लीगल एनफोर्सेबिलिटी में आता क्या क्या है। उसमें भी बहुत सारी 5-6 चीज़ें आता है जो हमारे लीगल एनफोर्सेबिलिटी की डेफिनेशन को कंप्लीट करता है। और वो कहाँ पे मेंशन है? वो हमारा मेंशन है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमें ये बताता है कि कौन सा एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। तो सेक्शन 10 से पहले हम ये जानेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में मेंशन है एंड विद द क्लॉज नंबर। तो हमारे सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बताता है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 10 में हमारी कुछ लीगल एनफोर्सेबिलिटी की पॉइंट्स बताया गया है जो that are very necessary for making a contract. All agreements are contract if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग को 3 ऐसी वर्ड से बार बार गुजरना पड़ेगा जो है वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। तो हमें जैसे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 2 पार्टी की होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह फ्री कंसेंट भी होना ज़रूरी है। मतलब तुम मुझको मकान बेचने के लिए राज़ी हो नहीं और मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ये कर रही हूँ कि मुझे तुम्हारी मकान चाहिए और तुम वो मकान मुझे किसी भी हाल में बेचोगे। मुझे ये नहीं पता कि तुम कैसे बेचोगे, लेकिन तुमको बेचना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? उसका तो फ्री कंसेंट नहीं रहा। मैं उसके ऊपर जोर, दबाव, सब प्रेशर यूज़ की, फिर उसने मुझे उसका मकान बेच दिया। तो दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एज उसका फ्री कंसेंट नहीं रहा। सेकंड क्या हुआ? उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है इसमें? अब एक छोटा बच्चा, मानो कि 5 साल का लड़का है, 5 साल के लड़के को अगर मैं ये सारी समझाने बैठी कि ये ऑफ़र, ये एक्सेप्टेंस है, ये कंसिडरेशन है, उसका तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं आएगा उसको समझ में। तो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है? मस्ट बी मेजर, उसको सब कुछ पता होना चाहिए, रीजनेबल मैन। सेकंड क्या है कि एक लॉफुल कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? टू गेट रिटर्न इन समथिंग ऑफ रिटर्न। तो क्विट प्रो क्यो लैटिन में जो हम कहते हैं। तो लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है जो भी हमको मिलेगा वो लॉफुल होगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। ऐसा नहीं है कि वो बार्ड बाय लॉ हो। मतलब हमने बोला कि ठीक है तुम उस मकान में जाओ, मकान में घुस के चोरी करके लाओ, मैं बाहर गेट पे खड़ी रहूँगी, तुम भीतर से वो जितनी सारी वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो सब लेके आना, फिर हम दोनों अपने पैसों बांट लेंगे। तो ये जो पैसे बांट लेंगे मतलब मेरा एक दोस्त अंदर गया, चोरी करके आया और मैं बाहर उसको देख रही थी कि कोई अंदर ना जा पाए। तो हम दोनों ने मिलके इस चोरी को कंप्लीट किया। तो इसमें जो पैसा हमें मिला, जो हम डिवाइड किए अपने दोनों में, तो ये क्या हुआ? अनलॉफुल हुआ, डिबार्ड बाय लॉ हुआ। तो हमारा कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्ट भी हमारा लॉफुल होना चाहिए। जैसे चोरी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था,
तो चोरी तो हमारा लॉफुल नहीं है, बार्ड बाय लॉ है। तो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही हमारा लॉफुल होना चाहिए। और क्या है, एंड इट्स नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और वो किसी भी हाल में, हमारा जो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं वो किसी भी हाल में वॉइड ना हो। वॉइड का होना मतलब शून्य, नल, मतलब लॉ के नज़रों में उसका कोई अहमियत ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। From the offer to the contract, it must be legally enforceable by law and it's not expressly declared to be void from the very beginning. तभी हमारा पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बन के रेडी होगा, नहीं तो वो एग्रीमेंट में ही अटका जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कभी ना कभी एग्रीमेंट रह चुका है, लेकिन जो एग्रीमेंट बन गया है वो अभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है लीगली एनफोर्सेबल पे, जो मेंशन किया हुआ है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हम लोग पहले बेयर एक्ट से डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि उसमें लिखा क्या है। तो सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में बताता है। क्या है क्लॉज ए में, क्या लिखा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. तो कब एक इंसान प्रपोजल बनाएगा, इसका ही डेफिनेशन दिया है क्लॉज ए में ऑफ सेक्शन 2। तो प्रपोजल का डेफिनेशन हमारा दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज ए में। क्या बताता है कि जब कोई इंसान अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा को दूसरे के सामने रखता है या फिर एक्सप्रेस करता है कि मैं ये करना चाहती हूँ या फिर करना चाहता हूँ, from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, मतलब मैं मेरी इच्छा को दूसरे के सामने रख रही हूँ कि मैं ये काम करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती हूँ, किस लिए रख रही हूँ, टू गेट द assent of that person, जिसके सामने मैं मेरी विलिंगनेस, मैं मेरी इच्छा को एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं उसका इजाज़त के लिए मैं ये मेरी एक्सप्रेस को, मेरी विलिंगनेस को रख रही हूँ कि ताकि वो भी अपनी साई या फिर अपनी राय दे कि हाँ तुम जो बोल रही हो वो उससे मैं सहमत हूँ या फिर सहमत नहीं हूँ। टू नो द आंसर ऑफ अनदर, टू नो द आंसर ऑफ माई पार्टनर, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस, दिस इज़ व्हाट प्रपोजल, मतलब मेरी इच्छा को, मेरी एक विलिंगनेस को मैं मेरी पार्टनर के सामने रख रही हूँ टू फॉर्म अ प्रॉमिस, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट बाद में आएगा, उसके पहले आएगा प्रॉमिस। अब मैं मेरी कही हुई बात को मैं मेरे पार्टनर के सामने रख दी, अब पार्टनर उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड ऑन हिम और हर कि मैं क्या बोली उसके सामने। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दैट द वर्ड प्रपोजल डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause A is synonymous with the term offer which is used in the English law of contract. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम क्या यूज करते हैं, द टर्म प्रपोजल, और प्रपोजल सिमिलर टू ऑफर है जो कि ना यूज होता है इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अब क्लॉज 2A तो हम सेक्शन 2 क्लॉज A तो हम पढ़ चुके हैं जो प्रपोजल के बारे में बात करता है। अब
प्रॉमिस के बारे में बात करेंगे जो मेंशन किया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज बी में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज बी, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become a promise. तो क्या मतलब है इसका? बेयर एक्ट में भी लिखा है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज होती थोड़ा सा तो हु बहु टाइप का, मतलब एक बार पढ़ने में आएगा नहीं समझ, 2-3 बार पढ़ने में आएगा समझ। तो सेक्शन 2 क्लॉज बी क्या बता रहे हैं, जब मैं मेरी प्रपोज़ल उसके सामने रख चुकी हूँ, जब उसने उसका सहमति मेरे प्रपोज़ल के ऊपर दे चुका है, तब वो एक्सेप्ट माना जाएगा। और जब वो एक्सेप्ट हो चुका, तब से वो प्रॉमिस बन गया। तो दिस इज व्हाट मेंशन्ड इन सेक्शन 2 क्लॉज बी। अब एक बात, जो प्रपोजल दे रहा है उसको हम कहेंगे प्रपोजर या फिर ऑफरर, और जिसको हम दे रहे हैं, मतलब जो हमारा प्रपोज को प्रॉमिस बना रहा है आफ्टर द एक्सेप्टेंस, उसको हम कहेंगे प्रॉमिसी। और हाँ, प्रॉमिसी कहेंगे जो हमारी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक उसके बाद सेक्शन 2 क्लास सी में ही मेंशन किया है कि वो प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए में हम क्या पढ़े कि प्रपोजल क्या है। ठीक प्रपोजल का ही सिनोनिम्स है ऑफर, जो इंग्लिश लॉ में यूज़ किया जाता है। ठीक उसके बाद हम पढ़े सेक्शन 2 क्लॉज बी में क्या है कि प्रॉमिस क्या है। तो जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक उसी समय से वो प्रॉमिस बन जाता है। तब प्रॉमिसर कौन है और प्रॉमिसी कौन है, वो अब हम पढ़ेंगे। सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज सी, the person who makes the proposal is called the promiser and the person accepting the proposal is called the promisee. तो जो बना रहा है प्रपोजल को, जो ऑफर रख रहा है, उसको हम कहेंगे प्रॉमिसर, और जो अपना एक्सेप्टेंस दे रहा है उस ऑफर या फिर प्रॉमिस के ऊपर, प्रपोजल के ऊपर, उसको हम कहेंगे प्रॉमिसी। Thus, the proposer or offerer from whom the proposal or offer originates becomes the promiser the moment his proposal is accepted. Consequently, the proposee or offeree to whom the proposal is made becomes the promisee the moment he gives his assent, signifies the acceptance to the proposal. जिस टाइम से एक प्रपोजी और एक ऑफरी अपना सहमत दे देता है उस प्रपोजल के ऊपर, तब से वो एक्सेप्टेंस माना जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉमिस कहते हैं। और जो अपना एक्सेप्टेंस दिया है उसको हम कहते हैं प्रॉमिसी। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन इटसेल्फ वास्ट एक्ट, तो धीरे धीरे हमें पढ़ना चाहिए। तो आज के क्लास के लिए प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी तक हम एंड करेंगे यहीं पे, और नेक्स्ट डे हम लोग सेक्शन 2 क्लॉज डी से शुरू करेंगे, जो है कंसिडरेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना ही है कंसिडरेशन के ऊपर, क्योंकि अगर कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड धीरे धीरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम ऐसे करके ख़त्म करेंगे, छोटा छोटा पार्ट करके, पढ़ के। ओके, थैंक यू, एंड प्लीज़
do like and subscribe my channel, those who are new to my channel. Thank you.